हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज बीपीएससी ए का 219, 319 एंड 419 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। उसके पेपर 4 में जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज कंसिडरेबल अमाउंट में क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रिकल से आए हैं आउट ऑफ 50। चलिए, तो हमारे पास जो सेट अवेलेबल है उस सेट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपने सेट में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप मैचअप कर लेंगे। हम एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले होगा, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, अपने सेट में उसको सर्च करेंगे और वहां से आंसर आप मैच कर लेंगे। चलिए, हम क्वेश्चन 1 रीड आउट कर रहे हैं। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज, ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी नॉर्मल एंड ऑप्शन डी जीरो। प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होता है? इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज जीरो। द प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो पावर होता है वो जीरो होता है। व्हाई? बिकॉज वोल्टेज एंड करंट में फेज शिफ्ट 90 डिग्री का होता है। प्योर इंडक्टर में वोल्टेज एंड करंट में फेज शिफ्ट 90 डिग्री का होता है। अगर ये वोल्टेज का एक्सिस है, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ वोल्टेज, if this is the voltage of axis of voltage, then current will be lagging in nature by angle 90 degree. It is the voltage, it is the current of inductor and it is the voltage across the inductor. तो अगर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है वोल्टेज एंड करंट में, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? पावर इज इक्वल टू voltage into current into cos phi, and what is the phi? It is the angle between voltage and current. तो voltage and current के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, cos 90 equal to 0, and hence the power is 0. The correct option of this question is, this is the question number 1 of my set, is D, that is 0. यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो पावर होता है that is the 0. Next, question number 2. Question number 2. I am reading the question. The relationship between impedance Z and admittance Y is. The relationship between impedance Z and admittance Y is. Option A, Z equal to 1 by Y. Option B, Z equal to 1 plus Y. Option C, Z equal to 1 minus Y. And option D, Z equal to Y square. तो एडमिटेंस और इंपिडेंस में क्या रिलेशन होता है? एडमिटेंस जो होता है बेटा इंपिडेंस का इनवर्स होता है, और यू बोले तो इंपिडेंस जो होता है वो एडमिटेंस का इनवर्स होता है, या एडमिटेंस जो होता है वो इनवर्स होता है इंपिडेंस का। जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर। उसी तरह से इंपिडेंस का इनवर्स होता है एडमिटेंस, दैट इक्वल टू 1 बाई जेड। और यहां से ये भी बोल सकते हो जेड इक्वल टू 1 बाई वाई। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, that is 1 by Y. Next, the magnetic effect of current was discovered by, the magnetic effect of current was discovered by option A, Maxwell, option B, Fleming, option C, Oersted and option D, Farad. तो किन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को के बारे में डिस्कस किया? बेटा ये जो नेक्स्ट जो आपको दिख रहे हैं, फ्लेमिंग्स, मैक्सवेल, फैराडेस, इन्होंने ना लॉ दिया है इलेक्ट्रिकल में। इन्होंने ना लॉ दिया। लॉ कब आएगा भाई? जब तुम उसकी जनरेशन कर लोगे। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पे लॉ दिया है, तो जब लॉ कब आएगा? जब तुम जनरेशन कर लोगे, उसके बारे में डिस्कवरी हो जाएगी, देन लॉ आएंगे ना। तो भाई इन तीनों ने ना, मैक्सवेल ने और फ्लेमिंग ने एंड फैराडेज ने, इन्होंने इलेक्ट्रिकल में लॉ दिए हैं, और ये तब आया है जब फ्लक्स की डिस्कवरी हो गई है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओसेड, दैट इज द सी। इनका नाम था, पूरा नाम H.C. ओसेड। इन्होंने एल्युमिनियम का भी खोज किया है, इन्होंने एल्युमिनियम की भी डिस्कवरी इन्होंने किया है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर का भी एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी इन्हीं का है। द ओसेड जो है वो सबसे इन्होंने ही अपने मैग्नेटिक फील्ड की खोज की है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑप्शन ए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑप्शन ए, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ऑप्शन बी, इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर, डज नॉट क्रॉस वन अदर। ऑप्शन डी,
क्रॉस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ये आपको बहुत बार आपने सुना होगा, पहले से भी सुना होगा, 9th 10th में ये बात बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। यानी कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डज नॉट क्रॉस ऑन अदर। द करेक्ट आंसर इज सी। हमारे सेट में सी है, इट मे बी आपके सेट में कुछ और हो, बट करेक्ट आंसर इज डज नॉट क्रॉस वन अदर। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज बेसिकली based upon, alternative current generator, that is the AC generator, is basically based on option A Ampere's law, option B Lenz's law, option C Faraday's law, option D Coulomb's law। किस बेस कौन से लॉ पे बेस्ड है एसी जनरेटर? बेटा कोई भी जनरेटर ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है? जब कभी भी किसी कंडक्टर पे फ्लक्स लिंकिंग चेंज होता है तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसी ईएमएफ इंड्यूस को जनरेटेड ईएमएफ कहा जाता है ना। तो कोई भी जनरेटर बेस्ड होता है फैराडेज के लॉ पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एम्पियर्स लॉ क्या है सर? एम्पियर्स लॉ बेटा एमएमएफ के बारे में डिस्कस करने का लॉ है। नेक्स्ट, लेंज लॉ क्या है? ये अपोजिशन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ना अपने कॉज का ऑलवेज अपोज करेगा। कूलम्ब्स लॉ इज रिलेटेड टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ माय सेट। द आंसर इज फैराडेज लॉ, दैट इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट टू, the armature of DC machine is made up of laminated sheet to, option A reduce the hysteresis loss, option B reduce the eddy current loss, option C reduce the armature copper loss, and option D increase dissipation of heat from the armature surface। डीसी मशीन के आर्मेचर के कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? ऑलवेज लेमिनेशन इसलिए यूज किया जाता है ताकि ईडी करंट के पाथ में रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ताकि ईडी करंट लॉस कम हो जाए। इन द पाथ ऑफ ईडी करंट रेजिस्टेंस गेट इंक्रीजेस बाय द लेमिनेशन एंड हेंस द ईडी करंट लॉस गेट रिड्यूस। तो मात्र और मात्र इसी कारण से लेमिनेशन किया जाता है, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द करेक्ट आंसर विल बी टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, दैट इज द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल का है वो हमारे सेट में है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द डिस्क ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल? द डिस्क ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सिल्वर। जो आपके घर में पहले एनर्जी मीटर होता था, एनालॉग एनर्जी मीटर, उसका डिस्क जिस पे नंबर लिखा होता था वो किस मटेरियल का बना होता था? अगर आपने पहले वाले एनर्जी मीटर देखा होता अच्छा से तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आप दे देते। वो डिस्क जो देखता है बेटा उजला कलर का, हल्का व्हाइट कलर का होता है, एंड मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का बना होता है। आई होप कि आप लोगों में बहुत ने आंसर मारा होगा कॉपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए, बट इट इज द मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। आपने कभी देखा हो अगर पिछले वाला पहले जो एनालॉग, अभी तो डिजिटल आ गया, जो एनालॉग मीटर होता था जो पोस्टपेड था, नॉट द प्रीपेड, that is made up of aluminum. The correct answer of this question is C, that is the aluminum. Next, the electrical question I have is question number 19. Question number 19. In my set, it is the question number 19. The supply to the maker is given by, the supply to the maker is given by AC motor, ऑप्शन बी एसी जनरेटर, ऑप्शन सी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, ऑप्शन डी डीसी जनरेटर। किससे बना होता है? किसका? मेगर का सप्लाई, जो मेगर को सप्लाई किया जाता है वो किससे सप्लाई करी जाती है? बेटा मेगर जो सप्लाई किया, मेगर होता क्या? इट इज यूज टू फाइंड हाई रेजिस्टेंस, जैसे कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, इनकी रेजिस्टेंस निकालनी हो, हाई रेजिस्टेंस जिनकी निकालनी हो, इंसुलेटर, इनकी रेजिस्टेंस जब निकालनी होती है तो हम लोग मेगर का यूज करते हैं। कभी भी रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो डीसी सप्लाई की जरूरत होगी।
रेजिस्टेंस निकालना है, एसी से कोई मतलब लेना देना नहीं होता। तो एसी मोटर, एसी जनरेटर विल नॉट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कंफ्यूजन हो सकता है आपको सी में, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में एंड डीसी जनरेटर में। अगर ऑप्शन डी में परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर लिखा होता देन विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका यूज किया जाता है, इसमें जो यूज किया जाता है दैट इज परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन यूज किया जाता है एज जनरेटर। आई एम रिपीटिंग, परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन यूज किया जाता है, डीसी मशीन मतलब मोटर जनरेटर बोथ, एज जनरेटर यूज किया जाता है। बट ये केवल डीसी जनरेटर लिखा हुआ है, यहां परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर नहीं लिखा हुआ है। बेटा मोटर को अगर तुम उसके शाफ्ट को हाथ से घुमा दोगे इट बिकम जनरेटर। एक डीसी मोटर है, उसके शाफ्ट को तुम घुमा दो मैनुअली, बिकम जनरेटर। और मेगर के केस में एक परमानेंट डीसी मशीन को, मोटर का आना बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, एक डीसी मशीन के शाफ्ट को और यूं बोले तो उसके आर्मेचर को मैनुअली रोटेट कराया जाता है और इस तरह से उसकी रेजिस्टेंस मैपिंग की जाती है। इसलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। द करेक्ट आंसर विल बी सी, नॉट डी। डीसी जनरेटर नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट नहीं लिखा हुआ है, यहां पे परमानेंट मैग्नेट मोटर यूज किया जाता है। इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन यूज किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट द इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन दैट आई हैव इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ माई सेट। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। इन सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम का क्वेश्चन है। इन सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेयर, ओके, इन सुपरपोजिशन थ्योरम when we consider the effect of one current, in superposition theorem when we consider the effect of one current source comma all other current source are, क्वेश्चन पूछ रहा है एक सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर हम एक करंट सोर्स का यूज करते हैं तो और करंट सोर्स के साथ क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शंस दैट इज गिवन आर सॉर्टेड, ऑप्शन ए दैट इज सॉर्टेड, ऑप्शन बी ओपनड, ऑप्शन सी रिमूव्ड, ऑप्शन डी अनडिस्टर्ब्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर आप एक करंट सोर्स को एक बार यूज करते हो तो रेस्ट के करंट सोर्स क्या होते हैं, इट बिकम डी एनर्जाइज। जितने भी रेस्ट के इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में, रेस्ट के जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, जिस इंडिपेंडेंट सोर्स को आप कंसीडर कर रहे हो उसको छोड़ के रेस्ट को डी एनर्जाइज किया जाता है। यानी कि वोल्टेज सोर्स को 0 वोल्ट किया जाता है, करंट सोर्स को 0 एम्पियर किया जाता है। वोल्टेज सोर्स को 0 वोल्ट करना, 0 वोल्ट मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करना। शॉर्ट सर्किट के पास कितना वोल्ट होता है, 0 वोल्ट, तो शॉर्ट सर्किट करना एंड 0 एम्पियर करना। एम्पियर 0 कब होता है, जब आप इसको ओपन सर्किट करते हो, है ना। तो रेस्ट के इंडिपेंडेंट सोर्स को डी एनर्जाइज किया जाता है, यानी कहने का मतलब वोल्टेज सोर्स को 0 वोल्ट किया जाता है, करंट सोर्स को 0 एम्पियर किया जाता है। तो 0 वोल्ट होना मतलब शॉर्ट सर्किट होना, 0 एम्पियर मतलब होना ओपन सर्किट होना। ये करंट सोर्स के बारे में पूछ रहा है, इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी ओपनड, दैट इज द बी। The correct answer of this question is opened, that is the B. Next and the last of the set is question number 50. In inductive current circuit or in inductive circuit, when inductance L or inductive reactance XL increases, the circuit current will, option A also increases, option B decreases, option C रिमेन कांस्टेंट और रिमेन सेम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। कह रहा है कि एक इंडक्टिव सर्किट में जो इसमें केवल इंडक्टर है, आइदर आप एल की वैल्यू बढ़ाओ या एक्सएल की वैल्यू बढ़ाओ, डेफिनेटली एल की वैल्यू बढ़ाओगे एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है इन एसी सर्किट, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई एक्सएल, इट इज द मैग्नीट्यूड, इसे करंट होगी एक्सएल, और इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिवाइड बाई एल, बिकॉज जो एक्सएल होता है ये होता है 2 पाई एफ इंटू एल, है ना। तो अगर आप इंडक्टर का वैल्यू बढ़ाओ चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ाओ, द करंट गेट रिड्यूस मेंटेनिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, है ना। तो इसमें होगा क्या कि अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एक्सएल को 2 पाई एफ एल, और इसको ओमेगा एल भी कहते हो, और एल इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो, द करंट गेट रिड्यूस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे।
हमारे इलेक्ट्रिकल से, जो कि आई होप कि अगर आपको पता होगा तो 5 मिनट्स भी मैक्सिमम है इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिकल का, बट इट इज द 10 क्वेश्चन दैट इज द कंसीडरेबल वन। ओके, थैंक यू। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर इज, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर इज रेन वाटर, ऑप्शन बी इज रिवर वाटर, ऑप्शन सी इज पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर, एंड ऑप्शन डी इज वेल वाटर। ठीक है, देखिए रिवर वाटर क्या है, रिवर वाटर में तो कंटामिनेशन होगा ही होगा, रिवर है पॉल्यूशन कंटामिनेशन होगा ही होगा। और रिवर कैसा है, फ्लोइंग वाटर है, तो ये अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाई थोड़ा कर लेता होगा। लेकिन पॉन्ड वाटर कैसा है, स्टैग्नेंट वाटर है, तो इससे तो गया गुजरा है पॉन्ड वाटर। और वेल का वही हाल है, अगर बढ़िया से ट्रीट ना करे तो वो भी बढ़िया नहीं है। और वैसे ये सवाल बहुत आसान है, रटा रटाया है कि रेन वाटर इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, किसी भी तरह का कुछ नहीं। अगर ग्राउंड वाटर भी होता तो ग्राउंड वाटर भी प्योरेस्ट होता है, लेकिन ग्राउंड में नीचे होने के कारण ऑक्सीजन का कमी होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का उसमें कमी होता है, उसके कारण से उसमें आयरन मैग्नीज मिल सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई ऐसा बेल्ट है जहां स्पेशल काइंड ऑफ मिनरल पाया जाता है, तो उसके साथ मिक्स होके आता है। मान लीजिए कहीं आर्सेनिक पाया जा रहा है, आर्सेनिक बेल्ट में है, तो ग्राउंड वाटर के साथ आर्सेनिक आएगा। कहीं फ्लोराइड है तो फ्लोराइड आएगा। तो ग्राउंड वाटर को भी आप प्योरेस्ट नहीं बोल सकते हैं। रिवर को तो आप जान ही रहे हैं कि उसमें पॉल्यूशन और कंटामिनेशन होना ही होना है, और रिवर से गया गुजरा हाल पॉन्ड का होगा। ठीक है ना, और वेल का भी वही हाल है, वो भी स्टैग्नेंट ही है ना, ग्राउंड से ही आ रहा है, ग्राउंड वाटर ही है, लेकिन स्टैग्नेंट है, उसमें कुछ मिलने उलने का भी चांस है, तो वो भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर नहीं होगा। ग्राउंड वाटर तो हो ही नहीं सकता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रेन वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वेइंग इक्विपमेंट। देखिए कैसा सवाल है, थियोडोलाइट ऑब्वियसली सर्वेइंग इक्विपमेंट है या ना। पिटॉट ट्यूब, अब आपको एफएम याद आएगा, पिटॉट ट्यूब से क्या करते थे, पाइप फ्लो में वेलोसिटी मेजर करते थे। लेवल ऑब्वियसली सर्वेइंग इक्विपमेंट है। और डी क्लिनोमीटर, एरिया मेजर करते थे जी, प्लेन टेबल सर्वेइंग वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये तो सर्वेइंग इक्विपमेंट है, ये सर्वेइंग इक्विपमेंट है, ये भी सर्वेइंग इक्विपमेंट है। तो सर्वेइंग इक्विपमेंट कौन सा नहीं है ये, और मेरा सवाल क्या पूछा है कि कौन सा इसमें से सर्वेइंग इक्विपमेंट नहीं है, कौन सा इसमें से सर्वेइंग इक्विपमेंट नहीं है। तो उस हिसाब से आंसर मेरा सही क्या होगा, पिटॉट ट्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, पिटॉट ट्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर अ गिवन स्टेटमेंट। अच्छा ये भी मेरा नहीं है, ये तो सर बताएंगे मैकेनिकल वाले। फ्लैटनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, देख लीजिए सी डी। पहला है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड पॉइंट वाईपी। दूसरा है इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड पॉइंट, या यील्ड फेलियर जो लिखा हुआ है, यील्ड फेलियर ये आप लिख लीजिए, यील्ड फेलियर। सी ऑप्शन है हमारा यील्ड पॉइंट, उसके बाद है मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद है इलास्टिक लिमिट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो आपको अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद हो तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रफ। यहां कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट होता है पहले, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, यहां अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फेलियर पॉइंट। तो पहले क्या आता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड पॉइंट या यील्ड फेलियर कह लीजिए, फिर ये फेलियर फ्रैक्चर पॉइंट जो भी है। तो सीक्वेंस क्या दिख रहा है आपको नीचे से, प्लास्टिक लिमिट पहले, प्रोपोर्शनल लिमिट पहले, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड फेलियर। तो पीएल ईएल इस तरह का कोई ऑर्डर है नहीं, ऑप्शन ए पहले क्या है, ऑप्शन ए पीएल है, गलत लिख दिए हैं। ठीक है, अब सही है, प्रोपोर्शनल लिमिट,
इलास्टिक लिमिट और यील्ड फेलियर, ठीक है। उस हिसाब से सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सिमेट्रिकल बीम सेक्शंस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इन द, कोई सिमेट्रिकल बीम सेक्शन है आपका, उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे होगा, ठीक है। देखिए शियर स्ट्रेस का अगर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको याद हो तो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है शियर स्ट्रेस का, नहीं, और ये एक सिमेट्रिकल लिए हैं तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल सेंटर एक्सिस दोनों सेम ही होगा, और मैक्सिमम कहां होगा, यहीं पे, कहां पे, सेंट्रोइडल एक्सिस फाइबर पे, टॉप पे 0 बॉटम पे 0। उस हिसाब से अगर देखा जाए आपका आंसर, ऑप्शन क्या क्या है यहां, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन है टॉप एक्सट्रीम फाइबर, टॉप एक्सट्रीम फाइबर। तो आपको दिख रहा है कि टॉप एक्सट्रीम फाइबर पे कितना है, 0, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बाबू, मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, तो यही है मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस यही है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है बॉटम मोस्ट फाइबर, बॉटम मोस्ट फाइबर। और चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी है आपका नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो आपको पता चल रहा है कि टॉप पे नहीं होगा 0 है, बॉटम में नहीं होगा 0 है, कहां होगा बाबू, सेंट्रोइडल एक्सिस पे। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डैश ऑफ मोर सर्कल इज, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, रेडियस, ऑप्शन बी डायामीटर, ऑप्शन सी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस एंड ऑप्शन डी इज एरिया। देखिए अगर कोई भी आप मोर सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, मान लीजिए एक मोर सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस और दिस इज शियर स्ट्रेस। मोर सर्कल ड्रॉ किसके बीच होता है, नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस के बीच में, ठीक है। मान लीजिए एक मोर सर्कल है आपका, ठीक है, यहां पे क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यही होता है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद हो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, टाउ मैक्स का फॉर्मूला याद हो, तो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस माइनस मिनिमम या मेजर नॉर्मल स्ट्रेस माइनर नॉर्मल स्ट्रेस बाई 2। अगर आप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कीजिएगा तो सिग्मा 1 दिस लेंथ और सिग्मा 2 दिस लेंथ, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ इज नथिंग बट दिस लेंथ, ये आया सिग्मा। ये अगर इसको डी माने, डायमीटर हम माने, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और d/2 अगर दोनों तरफ करें तो ये है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, और d/2 क्या होता है, रेडियस किसी भी चीज का, तो रेडियस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इज नथिंग बट रेडियस। तो हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि टाउ मैक्स इतना होता है, और किसके बराबर आ गया बाबू, रेडियस के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल। उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, ये 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन बॉडी इज अप्लाइड, लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। मतलब कि अगर बॉडी पे सडन लोड अप्लाई करें, यानी इंपैक्ट लोडिंग करें और ग्रेजुअल लोडिंग करें, तो क्या होगा दोनों के बीच में रिलेशन। ऑप्शन है बराबर होगा, आधा होगा, दोगुना होगा, 4 गुना होगा। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज ट्वाइस,
एंड ऑप्शन डी इज 4 टाइम्स, एंड ऑप्शन डी इज 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेस पता हो, जब हम लोग इंपैक्ट लोडिंग के केस में स्ट्रेस लिखते हैं, इंपैक्ट लोडिंग के केस में स्ट्रेस लिखते हैं, इन केस ऑफ इंपैक्ट लोडिंग, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी बाई ए होता है। और जब ग्रेजुअल लोडिंग के केस में हम लोग लिखते हैं, ग्रेजुअल लोडिंग केस में जो जनरली हम लोग लिखते हैं और जो कन्वेंशनल है, सिग्मा 1 क्यों कर रहे हैं, सिग्मा ही कर लीजिए। स्ट्रेस सिग्मा क्या होता है, पी बाई ए। तो आपको दिख रहा होगा कि जब इंपैक्ट लोडिंग के केस में है तो ये दोगुना हो रहा है, कब, जब ग्रेजुअल लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंपैक्ट लोडिंग, और कह सकते हैं हम क्या कि स्ट्रेस induced in a body when suddenly loaded is twice of the stress induced in the body when same load is applied gradually। तो आंसर क्या होना चाहिए उस हिसाब से, ट्वाइस, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये तो हम लोगों को याद ही होता है। कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। मतलब रोटेशन में भी फिक्स कर दिया, ट्रांसलेशन में फिक्स कर दिया। मतलब यहां हिंज लगा देता तो ये रोटेशन में फिक्स नहीं होता, रोटेशन में रहता, ट्रांसलेशन में ये फिक्स हो गया। अगर यहां पे रोलर लगा देता तो रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। मतलब हिंज और रोलर तो लगा नहीं है, मतलब क्या किए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं। तो हमारे पास कॉलम क्या है, फिक्स। ठीक है, कह रहा है कि जो एक एंड है उसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं रोटेशन में भी और ट्रांसलेशन में भी, मतलब पूरी तरह से फिक्स हो गया। एट वन एंड फ्री, एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री। मतलब अदर एंड क्या है, फ्री है, मतलब यहां कुछ नहीं है, फ्री है। इस केस में हमसे पूछ रहा है कि बताइए अब इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। आपको बताना है कि एल इफेक्टिव कितना होगा। ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा कि दो कंटिन्यूअस पॉइंट जहां बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है या उसी के बीच का डिस्टेंस इफेक्टिव होता है। ऑप्शन ए कितना है, 0.5L। ऑप्शन बी कितना है, 0.7L। ऑप्शन सी कितना है, 1.14L/4L है या कुछ, ये क्लियरली हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी कुछ है। और ऑप्शन डी है 2L। ठीक है, देखिए तो अगर इसका आप डायग्राम बनाइएगा तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम आपको बनता हुआ दिखेगा, ये इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, और ये इसको हम मान के चलते हैं कहीं इसके दोगुने लेंथ पे जाके मैच करेगा, और ये आंसर कितना होता है, 2L। ठीक है ना, अगर यही हिंज होता, दोनों एंड पे हिंज होता तो क्या होता, हिंज वाले एंड पे यहां भी बेंडिंग मोमेंट 0 और यहां भी बेंडिंग मोमेंट 0, दो कंसेक्यूटिव बीच कर, तो ये कितना हो जाता है, L हो जाता। एक एंड हिंज होता, एक एंड फिक्स होता, तो क्या होता, मान लीजिए एक एंड हिंज्ड है, दूसरा एंड फिक्स्ड है, तो क्या होता, ये L हो गया, यानी फैक्टर कितना हो गया, 1, बराबर ही हो गया 1L। और यहां पे 0 होगा और यहां पे तो 0 नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट के यहां पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, कुछ दूर जाके 0 होगा ऐसे, तो ये वाला लेंथ तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो 0.7 0.8L आता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा। इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर इज 2L एंड ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड। स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, मतलब आपको स्लेंडरनेस रेशियो बताना है, स्लेंडरनेस रेशियो बताना है। कह रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, पहला ही एल इफेक्टिव तो दे दिया है, और नीचे क्या, स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द व्हाट। और ऑप्शन आपको दे रखा है ए, लैटरल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम, लैटरल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम, डायमेंशन ऑफ ए कॉलम। ठीक है, लैटरल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम, कॉलम। ऑप्शन बी दे रखा है लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, ऑफ अ कॉलम, ऑफ अ कॉलम। ऑप्शन सी है मैक्सिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ कॉलम, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए कॉलम। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ
नन ऑफ द एबव। तो पहले तो हम बात करते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है। तो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है, स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है मेरा, स्लेंडरनेस रेशियो एसआर लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है हमारा एसआर, ये होता है एल इफेक्टिव अपॉन के मिनिमम या के लिस्ट कह लीजिए, जहां एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, और के मिनिमम क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, और लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन और लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। और इसी के का वैल्यू क्या होता है, अगर आगे आप पढ़े होंगे तो के का वैल्यू क्या होता है, आई अपॉन ए रूट अंडर, जहां आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां तक हमको नहीं मतलब है, हमको यहीं से पूछा है कि ये क्या है, तो ये क्या है, के मिनिमम, यानी मिनिमम यानी लिस्ट, और के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ कॉलम। ठीक है, तो आंसर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का, तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, इसका आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लाइम हैज बीन कन्वेंशनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। लाइम को हम लोग कितने तरह के कितने भागों में बांटते हैं, कितने तरह का होता है लाइम, ठीक है ना, कितने तरह का लाइम होता है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी इज 3। तो बेसिकली अगर लाइम को हम लोग क्लासिफाई करना होता है तो हम लोग लाइम को क्लासिफाई करते हैं फैट लाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम आप पढ़े होंगे, फैट लाइम, दूसरा हाइड्रोलिक लाइम, और तीसरा पुअर लाइम। इसके अलावा भी कुछ पढ़े हैं जी, मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कुछ पढ़े नहीं है। लाइम को कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं हम लोग, 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। तो आंसर क्या होगा, 3। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 26, अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखा जाए तो होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि स्टील विथ डैश कार्बन इज नोन एज हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है ना, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। तो क्या है, आयरन में हम लोग क्या मिलाते हैं, कार्बन, तो क्या बनता है, स्टील। अब स्टील कितना, कार्बन कितना मिलाए हैं, उस हिसाब से हम लोग 2 भागों में स्टील को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्टील को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। देख लीजिए, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन ए है 0.8%, ऑप्शन बी है बिलो 0.8%, बिलो 0.8%, ऑप्शन सी इज एबव 0.8%, ऑप्शन 0.8%, ठीक है, और नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। देखिए स्टील है, मतलब स्टील में हम लोग क्या मिलाए होंगे सर, कार्बन, वो तो सत्य है। अब कितना कार्बन मिलाया है, इस हिसाब से हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं स्टील को। एक को बोलते हैं हाइपो यूटेक्टोइड और दूसरे को बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड। क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड, ठीक है। हाइपो समझ ही रहे होंगे, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है ना। किसी का ब्लड शुगर कम हो जाता है तो बोलते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, और किसी का ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, और उसी हाइपरग्लाइसीमिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज, ठीक है ना। उसी तरह से हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, किसी को बुखार लग जाता है तो उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया नॉर्मल से, अगर नॉर्मल से नीचे अगर आ गया उसको ठंडा लगने लगा तो क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया, ठीक है। इस तरह से हाइपो और हाइपर बहुत जगह मिलता होगा। अगर किसी एक सेट डिफाइंड रेंज से ऊपर जाते हैं तो हाइपर, अगर उससे नीचे आते हैं तो हाइपो, ठीक है ना। तो मेरा स्टील के लिए बेंचमार्क कितना है, 0.8। अगर मेरा कार्बन कंटेंट, अगर कार्बन कंटेंट मेरा 0.8 से कम है, लेस देन 0.8%, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेक्टोइड। और अगर मेरा 0.8% से ज्यादा है, मोर देन 0.8%, उसको बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, हाइपो यूटेक्टोइड, ठीक है। ऑप्शन बी बिलो 0.8%। तो आंसर सही क्या है इस क्वेश्चन का,
सही आंसर है ऑप्शन बी, बिलो 0.8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है ना, क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है ना, इसके लिए इंजीनियरिंग पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। पूछ रहा है कि एन A/N डैश इज एन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव्स द अर्थ। अर्थ को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, डिग करने के लिए क्या यूज करते हैं? ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है एक्सकेलेटर। पहला ऑप्शन है एक्सकेलेटर। अरे भाई, एक्सकेलेटर तो हम लोग ऊपर नीचे चढ़ने के लिए यूज करते हैं ना, एलिवेटर। एक्सकेलेटर क्या होता है? जो सीढ़ी टाइप होता है, मॉल वगैरह में लगा होता है, वो होता है एक्सकेलेटर। ठीक है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन सी है एलिवेटर। एलिवेटर हम लोग लिफ्ट को बोलते हैं, जो ऊपर नीचे लेके जाता है। और बुलडोजर, ऑप्शन डी है बुलडोजर। बुलडोजर तो पता ही है, जो तोड़ने के काम आता है। आजकल बुलडोजर बहुत फेमस है यूपी में। ठीक है ना, चुनाव चल रहा था तो बुलडोजर ही चल रहा था सिर्फ। तो ऑप्शन बी है एक्सकैवेटर। एक्सकैवेटर। ऑप्शन सी है एलिवेटर। ऑप्शन सी है एलिवेटर एंड ऑप्शन डी इज बुलडोजर। बुलडोजर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, सोचना ही नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर अ लेमिनार फ्लो इज गिवन बाई। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर अ लेमिनार फ्लो इज गिवन बाई। ये तो फॉर्मूला हम सबको जबानी याद होता है, RE/64। ऑप्शन बी इज 64/RE। RE इज रेनॉल्ड्स नंबर। ऑप्शन सी इज RE/16 एंड ऑप्शन डी इज 16/RE। ठीक है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, 64/RE होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी, 64/RE। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लेमिनार व्हेन। द फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। बिल्कुल सही बात है, रटाया है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होना चाहिए? 2000 से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी लो। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लो। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लो। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लो। ठीक है, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। देखिए, जहां पे बोथ ऑप्शन ए एंड बी आ गया, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। ये तो होता ही होता है, एकदम हम लोग पढ़े हैं। क्या ये भी हो सकता है? अब आपको थोड़ा ठहर के इस पे सोचना पड़ेगा। अगर आप रेनॉल्ड्स नंबर देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? ρVL/μ विस्कोसिटी। अब ध्यान से देखिए, अगर रो का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा। और रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ज्यादा 2000 से ज्यादा हो गया, अगर डेंसिटी ज्यादा हो गया फ्लूइड का, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा हो गया, तो फिर वो ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा, और ज्यादा हो गया तो फिर टर्बुलेंट हो जाएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है डेंसिटी पे, और डेंसिटी कम होगा तब भी रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम आएगा और नीचे रहेगा। इसलिए हम लोग डेंसिटी को भी प्रायोरिटी देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो डेंसिटी कम ही होना चाहिए। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो फिर रो के ज्यादा होने के कारण रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा हो जाएगा और ट्रांजिशन और टर्बुलेंट में चला जाएगा। इसलिए इस ऑप्शन को भी हम सही मानेंगे और दोनों को हम टिक करेंगे, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। इस हिसाब से यहां पे सही आंसर क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर इज आंसर सी, बोथ ए एंड बी। डेंसिटी क्यों? क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी ही बढ़ गया तो रेनॉल्ड्स नंबर भी बढ़ जाएगा, फिर 2000 से नीचे नहीं रहेगा, चला जाएगा ऊपर, फिर फ्लो ही लेमिनार नहीं रहेगा मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 37 का था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। कौन कौन से सेंटेंसेस जो हैं, इस तरह से 1, 2, 3 और 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि कौन कौन से सेंटेंसेस बर्नौली इक्वेशन के लिए सही हैं। पहला है बर्नौली प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। 100% सही बात है, बोलिए, एकदम सही बात है। चलिए, दूसरा द ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर ओनली कंसिडर्ड इन बर्नौलीज इक्वेशन। बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स यहाँ विस्कस विस्कस का कंसिडरेशन होता नहीं है, फिर यूलर रोलर में चले जाते हैं, तो यहाँ तो एकदम सही बात है, ये भी सही।
ठीक है। तीसरा कह रहा है फ्लो ऑफ फ्लूइड इज रोटेशनल फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। नहीं, यहां गलत हो गया। बर्नौलीज इक्वेशन में फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग रोटेशनल नहीं इररोटेशनल कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? इनकंप्रेसिबल इररोटेशनल। लेकिन यहां आपका सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, या तीसरा का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फ्लो ऑफ फ्लूइड इज रोटेशनल फॉर बर्नौलीज प्रिंसिपल। रोटेशनल नहीं होता है, इररोटेशनल होता है। तो ये हो गया आपका गलत। और चौथा कह रहा है कि हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ फ्लूइड शुड बी जीरो टू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। बिल्कुल सही बात है। एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं। एनर्जी इक्वेशन में अगर हीट का ट्रांसफर हुआ तो फिर एनर्जी कांस्टेंट कहां से रहेगा और हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कहां से कर पाएंगे? तो हीट ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इन आउट सारा जीरो होना चाहिए, ना निकलना चाहिए ना आना चाहिए। तो भी स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। उस हिसाब से आपका सही ऑप्शन कौन सा बनता है? ऑप्शन ए है, जिसमें कह रहा है कि 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। 3 तो बिल्कुल सही नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, फिर इसमें 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है 1 सही है, बिल्कुल सही है, 2 सही है एंड चौथा सही है। ये मेरा सही ऑप्शन है। और ऑप्शन डी कहता है 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है एंड 4 भी सही है। नहीं, ये भी सही नहीं है। तो अगर देखें हम, तो सही आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी। सही क्या होगा मेरा? ऑप्शन सी। आंसर इस क्वेश्चन का सही क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि आज है 25 तारीख को, जिसका एग्जाम हुआ था फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2019, 3/2019 एंड 4/2019, उसका जो पेपर 4 है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग साइंस और वो तीनों ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों को मिला करके क्वेश्चन पूछता है। तो उसका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट का क्वेश्चन है वो हम लोग आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कि सेट से नहीं मैच करे तो क्वेश्चन आपको साइड में डिस्प्ले होगा, आप क्वेश्चन को देखना और उसी हिसाब से अपने सीक्वेंस को मिलाना और अपना आंसर सही कर लेना, आंसर मिला लेना। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा। कहीं कोई आपको लगे कि सर मेरा आंसर सही है, आपका गलत है, तो आप कमेंट में डालिएगा, ताकि उस पर फिर से एनालिसिस किया जाए और आपको फाइनली परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, या तो आपका सही या तो मेरा सही, वो आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो इतना आपको करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो मैकेनिकल स्टार्ट है, मैकेनिकल पार्ट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 11 से है। उसके पहले इलेक्ट्रिकल और सिविल का है, और बीच में इलेक्ट्रिकल सिविल आएंगे, तो क्वेश्चन उस हिसाब से मैं स्किप करूंगा। आपके साइड में क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप वीडियो को पहले पॉज करोगे, क्वेश्चन खुद से देखोगे। अगर जो बच्चे एग्जाम दे दिए उनका तो देखा हुआ है, जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं और जो 2020 वाला वैकेंसी उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहेंगे PYQ देखना प्रीवियस ईयर, तो पहले क्वेश्चन को रोकिएगा, खुद से बनाइएगा। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो सोल्यूशन देखिएगा। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो सोल्यूशन को मैच करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारा सोल्यूशन एकदम करेक्ट ही आपको दूं, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम लोग फिर से उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन बोलता है क्या? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो। देखिए, फोर्स क्या हमारा है? फोर्स है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बोलता है ऑप्शन नंबर ए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। ठीक है, फोर्स हमें डिटरमाइन करना है, उसका इफेक्ट डिटरमाइन करना है, तो हमें कहीं कि उसका मैग्नीट्यूड तो पता होना चाहिए, बिना उसके तो हम फोर्स बता ही नहीं सकते हैं। सेकंड बोलता है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स। देखिए क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। इफेक्ट का मतलब फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? फोर्स से स्ट्रेस जनरेट होगा, फोर्स से मोमेंट काउज होगा, यही होगा ना। तो स्ट्रेस के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में पता है। दूसरा इफेक्ट क्या है इसका? मोमेंट। मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? लाइन ऑफ एक्शन, ताकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है मेरा। सी बोलता है द नेचर ऑफ फोर्स, दैट इज वेदर द फोर्स इज पुश और पुल। मतलब डायरेक्शन की बात करें, अगर पुश होगा तो हम कंप्रेसिव या नेगेटिव बोलेंगे, पुल होगा तो पॉजिटिव या टेंसाइल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। मतलब ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जो मैकेनिकल का ही पार्ट है, वो क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, 12 बोलता है क्या? द कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्स हुज लाइज ऑफ एक्शन। देखिए, हम लोग 9th क्लास, 11th क्लास या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़े थे? 3 तरह का फोर्स, कोलिनियर,
कनकरेंट, कोप्लानर। ठीक है, तो कोलिनियर मतलब क्या हो गया, जब फोर्स एक लाइन में है उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर फोर्स। कोप्लानर मतलब अगर फोर्स एक ही प्लेन पर एक्ट कर रहा है, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे बाई जेड प्लेन हो, चाहे जेड एक्स प्लेन हो, उसे क्या कहेंगे, कोप्लानर। और कनकरेंट मतलब क्या हो गया, फोर्स हमारा कहां लाई कर रहा है, एक पॉइंट पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल दिया कि हमारा अगर कोई एक पॉइंट है, इस पर ढेर सारा फोर्स अगर मान लीजिए एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स आपस में क्या होगा, कनकरेंट। अगर एक लाइन पर वर्क करते क्या कहते हैं, कोलिनियर, और एक प्लेन में तो क्या बोलते हैं, कोप्लानर। तो इसमें क्या बोल रहा है, कनकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, मीट एट ए पॉइंट, मीट एट वन पॉइंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैकेनिकल का है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, साथ में आप लोग भी देखिएगा। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दे के रखा है इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। Due to friction, its velocity increases at a rate of 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बोलता है वेलोसिटी डिक्रीज एट ए रेट। देखिए मेरे पास क्वेश्चन उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मुझे ये 0.02 मीटर पर सेकंड ही लग रहा है। इस क्वेश्चन में अच्छा डिस्प्ले मतलब कि अच्छा प्रिंट नहीं हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन सच में है तो होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर सही में क्वेश्चन में कुछ एरर है, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा कि वो एरर है और आप लोग को उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलना है, क्योंकि वेलोसिटी रेट दे रखा है। वेलोसिटी रेट मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। तो बोल रहा है कि द वेलोसिटी डिक्रीजेस, मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन नहीं, वो क्या है, डी एक्सेलरेशन, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। स्टॉप मतलब जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गया, 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या क्या था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन। एक उसमें क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। u v का वैल्यू कितना है, 0, तो क्या हो गया, u इज इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस ए इंटू टी। हमें क्या निकालना है, टाइम, तो t इज इक्वल टू यू अपॉन माइनस ए, यही होगा। ठीक है, अब देखिए u का वैल्यू कितना हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में हमारा ये जो ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मैकेनिकल का है वो है 14 नंबर। बोल रहा है देखिएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। मतलब ऑप्शन ए बी सी एंड डी में अलग अलग क्वांटिटी देख रखा है, फिजिकल क्वांटिटी, और बोल रहा है कि उनमें से किनका दो का आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो जहां तक जब मैं क्लास ले रहा था आप लोग का बीपीएससी ऑफलाइन बैच का, तो मैक्सिमम बच्चे मतलब 65 बच्चों का यूनिट का प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब उन्हें नहीं पता था कि यूनिट कन्वर्जन कैसे हो रहा है, जूल को न्यूटन मीटर कहते हैं, उन्हें नहीं इतना आइडिया होता था, वो कंफ्यूज करते थे। जूल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, वो लोग कंफ्यूज होते थे। तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया होगा, और मैं क्लासरूम में बार बार बोलता था कि आप लोग यूनिट कन्वर्जन पर थोड़ा फोकस करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उसमें बारी बारी से हम लोग चारों ऑप्शन में जो जो पैरामीटर है उसका यूनिट की बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा पैरामीटर क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है यूनिट, मोमेंटम का यूनिट होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ क्या है हमारा, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है, देखिए मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स सॉरी मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास क्या है हमारा केजी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स पर यूनिट टाइम, यही होता है ना इंपल्स। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, इंपल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, यही होता है इंपल्स, न्यूटन सेकेंड। अब न्यूटन सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा हो गया केजी, एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो क्या हो गया, ये भी हमारा क्या आया, केजी मीटर पर सेकेंड।
तो हमारा इंपल्स और मोमेंटम दोनों का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया लगभग। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि डू नॉट बोल रहा है। बी में आते हैं, बी हमारा क्या है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूटन, और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया टॉर्क। एनर्जी मेरा क्या होता है, एनर्जी हमारा होता है जूल, और जूल को क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर। तो हमारा टॉर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो बी भी नहीं होगा। सी में बोलता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी है तो दोनों का डायमेंशन तो सेम ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बचा हमारा डी। डी में देखते हैं, तो डी में हमारा एक है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है आपका न्यूटन मीटर, यही होता है ना मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट और टॉर्क सेम चीज है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, बट एक्शन ऑफ प्लेन जो होता है वो अलग होता है दोनों का। ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोग को अच्छे से पढ़ाया गया था। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि ये भी क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लास्ट क्या बचा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखिए ये जो पेयर था हमारा, इसमें आइडेंटिकल हमारा दोनों यूनिट नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट नहीं हुआ होगा अभी तक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो मैकेनिकल का है वो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, आप पढ़िएगा। क्वेश्चन बोलता है द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म्ड एज। किसी भी बॉडी में टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक बॉडी था, इसे हमने क्या किया, डिफॉर्म किया, बेंड किया या फिर खींचा, तो जब हम बेंड किए तो कहीं ना कहीं हम इसमें एनर्जी वेस्ट किए होंगे अपने शरीर का। तो हम लोग ये भी जानते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी हमारा कहाँ गया, ये जो मटेरियल है ये अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो उसे ही पूछ रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो बोलता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म्ड एज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, रेजिलियंस। देखिए इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा बच्चों में, क्योंकि प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी गिवन है, इंपैक्ट एनर्जी तो नहीं होगा इसमें, तो किसी को डाउट नहीं होगा। देखिए प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या कहता है, प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी। अगर यही क्वेश्चन होता द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मतलब उसके बाद बॉडी मेरा इलास्टिक से प्लास्टिक जोन में कन्वर्ट हो गया, उसे क्या कहेंगे, प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो जितना एनर्जी टोटल वो कवर कर रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेजिलियंस ओनली। और ये क्या हमारा डी है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, डिफिनेशन याद रखिएगा, रेजिलियंस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो गया, इट इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो होप आप ये 15 तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पढ़ते चलिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। देन हमारा नेक्स्ट है जो मैकेनिकल का है, वो सीधे अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर सीक्वेंस, इनमें से कौन प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होता था, ठीक है, यही था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता था, प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद क्या मिलता था, इलास्टिक लिमिट, उसके बाद हमें क्या मिलता था, यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, देन हमें क्या मिलता था, अल्टीमेट पॉइंट, और लास्ट में क्या मिलता था, फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब इसे क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, जहां से नेकिंग स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट, और इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। यही था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आया हमारा इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट के बाद क्या देख रखा है हमारा, यील्डिंग देन फेल्यूर। इलास्टिक लिमिट के बाद हमारा यील्डिंग हो रहा है, उसके बाद हमारा फेल्यूर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मैकेनिकल का वो है फिर 21 में बोलता है कि द सिमेट्रिकल बीम सेक्शन इन ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज द इन सिमेट्रिकल बीम सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इन द। देखिए आप लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या हुआ होगा कि हम लोग जब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए होंगे तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा होगा, कुछ यूं हो रहा होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर का। ये हमारा क्या था, सेंट्रोइडल एक्सिस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां आ रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस पर। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि 21 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सेंट्रोइडल एक्सिस फाइबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेंट्रोइडल एक्सिस फाइबर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 21 के बाद हमारा 22 है। 22 में क्या बोलता है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान है, क्या होता है, रेडियस ऑफ अ मोर सर्कल, रेडियस, और हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देन आते हैं 23 में। 23 क्या बोलता है हमारा, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन, देखिए इसमें फिर से आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, मोर सर्कल। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक मोर सर्कल, और भी हो सकता है। इसका सेंटर ये होगा, सेंटर ऑफ ए मोर सर्कल। तो रेडियस क्या है हमारा, ये रेडियस है। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। इसे क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो क्या है, रेडियस के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेडियस के बराबर। 22 के बाद 23 पर आते हैं। 23 बोलता है, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बचपन से पढ़े हैं, इंपैक्ट स्ट्रेस जो होता है वो 2 टाइम्स ग्रेजुअल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस होता है वो होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका 23 का सी। देखिए ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब का क्वेश्चन है, ये सिविल इंजीनियरिंग वाले फैकल्टी हैं वो भी करवाए होंगे आपको, नो डाउट। बट मैं भी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम होगा, आपको शायद 2 अलग अलग अप्रोच समझ में आ जाए, या फिर ऐसा हो कि कोई आपका कोई अप्रोच ज्यादा अच्छा लगे, तो आपको जो अच्छा लगे वो समझिए और उस चीज को आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है। 24 में क्या बोलता है हमारा कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम। देखिए इसमें बस हल्का सा क्या किया है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है और कुछ नहीं किया है। अगर आपको बोल देता है कि एक साइड फिक्स है और एक साइड ओपन है तो आपको याद होता। क्या बोलता है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ ए लेंथ एल फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो रोटेशन नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा, तो फिक्स हो गया ना, सिंपल सा बात है। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन है, ये हमारा है 1 साइड फिक्स एंड 1 साइड फ्री। तो इस कंडीशन में बोलता है कि हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि पीई, आइलर्स बकलिंग लोड, इज इक्वल टू एन इंटू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। या फिर और क्या जानते हैं हम लोग, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल अपॉन रूट एन। अब एन का वैल्यू कैसे याद रखना है, मैं एक लाइन बोलूंगा, वो लाइन आपको जिंदगी भर याद रखना है। हिंज फिक्स मिक्स फ्री, हिंज फिक्स मिक्स फ्री। क्या हो जाएगा, हिंज फिक्स मिक्स फ्री। मतलब अगर दोनों साइड हिंज्ड है तो हिंज, दोनों साइड फिक्स है तो फिक्स, मिक्स मतलब 1 साइड हिंज एंड 1 साइड फिक्स, एंड फ्री मतलब एक साइड फ्री। हिंज फिक्स मिक्स फ्री 142.25, 142.25 आपको याद रखना है। ये क्या है, हमारा एन का वैल्यू है। तो कौन सा कंडीशन है, फ्री वाला। तो एन कितना हमारा 0.25, तो क्या हो जाएगा एल अपॉन रूट 1/4, तो क्या हो जाएगा 2L। तो इफेक्टिव लेंथ हमारा क्या हो गया 2L। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी। 24 तक कोई डाउट नहीं आया होगा आपको, जहां तक मुझे लगता है। अब आते हैं 25 में, मैं इधर मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिएगा। बोलता है स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला है,
स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? L अपॉन अंडर रूट के, सॉरी, ठीक है, LE अपॉन के, ठीक है। तो क्या बोलता है? स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम एंड के क्या है हमारा? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या रखेंगे हम यहां पर? स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि जितना ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो होगा उतना ही बकलिंग फेलोर होने का चांसेस कम होता है। तो ये कम रहेगा तो वो ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए कॉलम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मैकेनिकल का 27 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ हाईली प्रोन टू कोरोजन। सॉरी 27 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन है जो सबसे हल्का है, लाइटेस्ट है, ठीक है। तो लाइटेस्ट क्या होता है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? n इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम सारे मटेरियल का 1 मोल लेकर चलते हैं तो बोलेंगे कि मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट। तो अगर मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट की हम लोग बात करते हैं तो मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 24.3। मैग्नीशियम कितना हमारा है? 24.3। देन हमारा क्या है क्वेश्चन? कॉपर। कॉपर का हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है, कॉपर है, हाँ सॉरी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का कितना है हमारा? 26.98, मतलब अप्रॉक्स 27। उसके बाद हम बात करते हैं टाइटेनियम का। टाइटेनियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो होता है 47.86। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का होता है हमारा 63.54। तो सबसे कम किसका है मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास? 24.3। मैग्नीशियम का सबसे लाइटेस्ट क्या होगा? मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। उसके बाद 28 में आते हैं। 28 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली प्रोन टू कोरोजन। सबसे ज्यादा कोरोजन होने का चांस किसमें है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड जिंक। तो क्या हो जाएगा? आयरन, हर कोई जानता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28 का सी। अब देखिए 29 में आते हैं कि बोलता है स्टील विथ हाउ मच कार्बन इज नोन एज हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। तो इसके लिए हम लोग आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या होगा आंसर। मैं इसे मिटाता हूं, आप लोग साथ में आंसर टिक करते चलिएगा, जहां जरूरत हो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम बनाते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा 2 एक्सिस है, एक्स और वाई। मैं बस ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसा जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट, इसे बोलते हैं हम लोग यूटेक्टॉइड पॉइंट। ठीक है, ये हमारा कितना होता है 0.8% कार्बन, ये हमारा होता है 2% कार्बन, उसके बाद ये हमारा होता है 4.3% ऑफ कार्बन और ये होता है 6.67% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट होता है यहां तक ये होता है हमारा स्टील।
और इसके बाद हमारा क्या होता है, रेस्ट आयरन। तो इससे पूछ देगा क्वेश्चन कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन तक अगर हम फेरस में मिक्स करेंगे तो स्टील होगा, तो कितना परसेंट तक, 2% तक। तो इससे आपका एक और ऑब्जेक्टिव निकल सकता है जो फ्यूचर में आपसे पूछ देगा। अब इधर वाले को क्या बोलते हैं, हाइपो, इधर वाले को क्या बोलते हैं, हाइपर। सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं, हाइपो, और इसे क्या बोलते हैं, हाइपर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हमसे कि कितना कार्बन परसेंटेज होगा कि जो हमारा स्टील होगा वो क्या होगा, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। तो देखिए हाइपो यूटेक्टोइड, हाइपो यूटेक्टोइड कहां तक है, 0.1, मतलब 0.8% से अगर कम मेरा परसेंटेज है कार्बन का, तो हमारा जो स्टील होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। अगर आपसे पूछता हाइपर यूटेक्टोइड तो 0.8 से 2, अगर पूछता हाइपो यूटेक्टिक आयरन तो 0.2 से 4.3, हाइपर यूटेक्टिक आयरन बोलता तो क्या बोलता आपका 4.3 से 6.67। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बिलो 0.8%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 29। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट यहां तक, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और लगे कि हम कहीं गलत हैं तो आप उससे भी सुधारिएगा कि सर यहां पर ये होना चाहिए था, आपने ये बताया। तो उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, हो सकता आप सही हो सकता हम भी सही हो। 29 के बाद आता है 30। 30 बोलता है हमारा कि द पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन ए सीपीएम इज नोन एज, उसे क्या कहेंगे, एक्टिविटी। जो पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस को हम क्या बोलते हैं सीपीएम में, उसे कहते हैं एक्टिविटी। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देन बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो मैकेनिकल का क्वेश्चन है वो है 31। 31 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द एक्टिविटी एंड इफिशियंसी ऑफ अ एस्टीमेट। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, प्रोजेक्ट साइज। देखिए बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़िएगा। 31 बोलता क्या है कि इनमें से कौन है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे एक्टिविटी और इफिशियंसी, किसी भी एस्टीमेट, सॉरी एक्यूरेसी है, दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी ऑफ ए एस्टीमेट। हमारे एस्टीमेट का एक्यूरेसी और इफिशियंसी को कौन इसमें अफेक्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है प्रोजेक्ट साइज। प्रोजेक्ट साइज ठीक है, कर सकता है, हमारा इफिशियंसी नहीं, एस्टीमेट के एक्यूरेसी को प्रोजेक्ट साइज नहीं कर सकता है। अब देखिए प्रोजेक्ट एक छोटा सा, अगर आपको बोला जाए कि एक 5 रुपए का पेन लेकर आओ, वो भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। आपको बोला जाए कि गंगा नदी पर पुल बनाओ, ये भी आपके लिए क्या है, प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट का साइज बढ़ने से क्या आपका एस्टीमेट का एक्यूरेसी और एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा क्या? फिर तो आप क्यों टेंडर लीजिएगा, क्यों कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, क्यों इंजीनियर बनिएगा? तो ये तो पॉसिबल है नहीं, पहला तो होगा नहीं। दूसरा क्या बोलता है, प्लानिंग प्रोसेस। क्या का बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ एस्टीमेट। तो अगर आपको हम प्लानिंग करने बोल रहे हैं, चाहे हमारा क्या कहता है, तो प्लानिंग से थोड़े एक्यूरेसी और एफिशिएंसी किसी एस्टीमेट का खराब होगा। थर्ड बोलता है प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अगर प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है और आप एस्टीमेट और एक्यूरेसी खराब कर दिए तो फिर काहे का आप इंजीनियर। थर्ड क्या बोलता है, डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी। देखिए स्ट्रक्चर अनसर्टेनिटी का, तो जब वर्ड अनसर्टेनिटी आ गया मतलब अनसर्टेन है स्ट्रक्चर, कभी भी कुछ हो सकता है, चेंज हो सकता है। मान लीजिए अभी हम लोग बना रहे हैं, गंगा नदी पर पुल बनाना होगा मान लीजिए, तो मान लीजिए हमारा जो हमारा स्ट्रक्चरल है उसके अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर बनाना होगा, तो हम एस्टीमेट तो उसका बनाएंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश फ्लड आ जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, कहीं और से रास्ता दे देते हैं, तो ऑब्वियसली एस्टीमेट हमारा चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 31 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 32 में बोलता है द क्रिटिकल पाथ। देखिए मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्रिटिकल पाथ हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ होता है। जब आप सीपीएम और पर्ट पढ़ रहे होगे, वहां पर जब आप लोग क्रिटिकल पाथ मतलब कि जो मैक्सिमम टाइम बनाते होगे, मैं क्रिटिकल पाथ निकालते होगे, तो उनमें से जो मैक्सिमम टाइम आता होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ होता होगा। तो क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि हमने सब कुछ को एकदम पेजिस्मिस्टिक तरीके से, मतलब एकदम निगेटिव माइंड के साथ हम सेटिंग किए, तो बोले कि 5 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारा वो क्रिटिकल टाइम हो गया, 5 से पहले करके तुम दे दो, मंजूर है। आप एक टेलर के यहाँ शर्ट सिलवाइएगा, टेलर बोलेगा सर सिंपल सा बात करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करवाते हो, फ्लिपकार्ट कहता है कि हम 4 दिन में ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं।
अगर वो 4 के जगह पर आपको 3 दिन में दे रहा है, आपको कोई इशू नहीं, आप ले लोगे। लेकिन अगर 4 के जगह पर वो 5 दिन में कर रहा है तो आप हल्ला करोगे एक दिन कि क्यों नहीं आए। तो क्रिटिकल क्या है उसका मैक्सिमम, मतलब उससे ज्यादा सर होगा ही नहीं, वही होगा। और हमेशा देखते होगे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जो कि चलने वाला भी वेबसाइट, सॉरी चलने वाला साइट है, उसमें क्या होता होगा, मैक्सिमम टाइम से पहले ही पहुंचा देता होगा। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है। बच्चे लोग शॉर्टेस्ट पाथ से कंफ्यूज करते हैं, क्रिटिकल है तो शॉर्टेस्ट नहीं, हमेशा क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ। तो 32 का क्या हो जाएगा आंसर, सी। ठीक है, देन हमारा 32 के बाद हमारा जो नेक्स्ट है मैकेनिकल का वो है 34। 34 बोलता है कि while scheduling a project by a CPM, अगर हम किसी प्रोजेक्ट को सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड से अगर हम शेड्यूल कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। बोलता है द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, प्रोजेक्ट को हम अलग अलग एक्टिविटी में डिवाइड कर दिए कि पहले हम असेंबली, पहले हम मटेरियल को प्रोक्यूटमेंट करेंगे, देन उसको हम अरेंज करेंगे, देन उनको हम जो भी हमारा वर्कशॉप है वहां तक पहुंचाएंगे, फिर उसको हम असेंबल्ड करेंगे, फिर उस पर हम पेंटिंग करेंगे, देन उस पर हम मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद हम उसको बेच देंगे। तो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया। चलिए ठीक है। बी बोलता है रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज एस्टैब्लिश्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बोल रहे हैं कि हम पहले प्रोक्यूटमेंट करेंगे तो हम उसका टाइम देंगे ना कि हमको प्रोक्यूटमेंट करने में इतना समय लगेगा। हम बोले कि हम उसको असेंबल्ड करेंगे तो हमको पता चले इतना टाइम असेंबल्ड लगेगा, तो ऑब्वियसली बात हम रिक्वायर्ड टाइम दिए हर किसी को, ये भी चलता है। A sequence of various activities made according to their importance। सही बात है, अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले असेंबलिंग करना है तब पेंटिंग करना है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे ना, हम जैसे तैसे तो एक सीक्वेंस बना नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, सारा चीज इंपॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, 34 के बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है 35। 35 क्या बोलता है, द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर ए लैमिनार फ्लो इज गिवन बाय। देखिए फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है उसे कहते हैं क्या, 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। कई बच्चे गलत किए होंगे, वो किए होंगे 16 अपॉन आर ई, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 4, हम लोग ये पढ़े हैं। तो ये एफ डैश इज इक्वल टू 16 अपॉन आर ई होता है, और ये एफ डैश को क्या बोलते हैं, फैनिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैनिंग फैक्टर या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर वर्ड फैक्टर लगा हुआ हो तो फ्रिक्शन फैक्टर देखेंगे, फैनिंग फैक्टर। लेकिन वर्ड अगर कोफिशिएंट लगा हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल दे तो फैनिंग फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, फैनिंग फैक्टर या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टेटमेंट को पढ़ के हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 64 अपॉन आर ई, ऑप्शन नंबर बी। 35 के बाद 36 में आते हैं। देखिएगा बोलता क्या है, द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड विल बी लैमिनार। किसी भी फ्लूइड का फ्लो लैमिनार कब होगा, लैमिनार होने के लिए हम लोग जानते हैं, 36 में यहां पर बना रहा हूं। लैमिनार होने का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फ्लो ऑन द प्लेट और एक होता है फ्लो इन द पाइप। तो फ्लो ऑन द प्लेट के लिए क्या होता है, 5 लाख से कम, और टर्बुलेंट के लिए क्या होता है, 7 लाख से ज्यादा। तो वैसा तो ऑप्शन है नहीं, 5 लाख 7 लाख है नहीं, 2000 वाला, मतलब हम समझ रहे हैं क्या है, फ्लो थ्रू पाइप। तो फ्लो थ्रू पाइप में क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम रेनॉल्ड लैमिनार और 4000 के बाद टर्बुलेंट, और 2 से 4 के बीच में क्या होता है हमारा ट्रांजिशन। तो रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, एकदम सही बात है। दूसरा बोलता है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लो। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो भी डी अपॉन म्यू। ये क्या है हमारा डेंसिटी, अगर डेंसिटी कमेगा तब ना रेनॉल्ड्स नंबर भी कमेगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 36 के बाद नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा 37। 37 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू फॉर बर्नौली इक्वेशन। देखिए ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा ना तो आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा। एलिमिनेट मतलब कि कौन गलत है। अब जो गलत है वो जिस ऑप्शन में इंक्लूडेड है वो तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो ये आपको आसान पड़ेगा। तो देखिएगा जो बोल रहा है ऑप्शन नंबर 3, ये क्या सॉरी है, जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या बोलता है, द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज रोटेशनल फॉर ए बर्नौली प्रिंसिपल। रोटेशनल था, हम लोग एग्जाम्पशन में क्या बोले थे, अनस्टेडी होना चाहिए था, नॉन विस्कस होना चाहिए था, लैमिनार होना चाहिए था, इरोटेशनल होना चाहिए था। इरोटेशनल वर्ड पढ़े थे एजम्पशंस में, जब इरोटेशनल पढ़े तो फिर रोटेशनल कहां से होगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है मेरा, गलत। तो देखिएगा 1 में भी 3 है, बी में भी 3 है, डी में भी 3 है, ऑप्शन नंबर 4 सी में 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 37 का क्या हो जाएगा हमारा सी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वो है 37 के बाद 38, मोर सर्कल इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस। हाँ, बोल रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 38, दिख मुझे नहीं रहा है, अगर गलत होगा तो इसको इग्नोर करना है क्योंकि मुझे प्रिंटिंग में क्या प्रिंट हुआ इसमें कुछ हमको दिख नहीं रहा है डायग्राम, इसे लिखा हुआ। बोलता है मोर सर्कल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस। बोल रहा है कि मोर सर्कल कौन कौन सा स्ट्रेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, अगर होगा तो फिर सही है, नहीं तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बोलता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन अकम्पैनिड बाई शियर स्ट्रेस। मतलब क्या बोल रहा है 38 में कि हमारा एक मटेरियल है, इसमें क्या हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में मेरा क्या है टेंसाइल, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है और इसी के साथ क्या है हमारा एक शियर स्ट्रेस है। तो ऐसा भी डायग्राम ऐसा रहेगा प्रॉब्लम, तो मोर सर्कल तुम लोग बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी कहता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन द टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बी में क्या बोल रहा है कि हमारा ये अब शियर स्ट्रेस नहीं है, हमारे पास क्या है दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस है, इसका भी मोर सर्कल लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी कहता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकम्पैनिड बाई सिंपल शियर स्ट्रेसेस, मतलब एक शियर स्ट्रेस भी है, ऐसा भी है तुम लोग बना सकते हैं मोर सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी, 38 का क्या हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट 39। 39 में क्या बोलता है द इमिसिव पावर ऑफ ए ग्रे बॉडी इज। देखिए 39 हम लोग हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है जो आप लोग को पढ़ाया गया होगा, तो इसमें हम लोग बोले थे कि जो मैक्सिमम इमिसिविटी होता है वो किसका होता है ब्लैक बॉडी का, और हम लोग बोलते हैं कि इमिसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू ईबी, और ये क्या होता है फॉर्मूला सिग्मा टी टू द पावर 4। अब इसके अलावा जितना भी बॉडी है चाहे ग्रे हो व्हाइट हो कोई सा भी बॉडी हो वो क्या करेगा इससे कम करेगा क्या कहता है इमिसिव पावर को जनरेट, और कितना कम करेगा E इज इक्वल टू इमिसिविटी इंटू ईबी, मतलब ब्लैक बॉडी इंटू इट्स इमिसिविटी ऑफ द ग्रे बॉडी इज कॉल्ड क्या कहता है वो होगा इमिसिव पावर ऑफ द ग्रे बॉडी। और इसका वैल्यू क्या होता है लेस देन 1, 0 से बड़ा और 1 से कम, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन EB इज लेस देन 1, तो E इज लेस देन EB, मतलब जो इमिसिव पावर है ग्रे बॉडी का वो ब्लैक बॉडी से कम होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर नंबर लेसर देन इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, तो क्या हो जाएगा 39 का ए। होप आप समझे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 है, मैं इधर मिटाता हूं आप लोग करिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि द एब्जॉर्बिटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी। देखिए हम लोग जानते हैं एब्जॉर्बिटी प्लस ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1। अब अगर बोल रहा है ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के केस में हमारा ब्लैक बॉडी ट्रांसमिशन नहीं करता है, रिफ्लेक्शन नहीं करता है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब सारा रेडिएशन क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। याद करिएगा घर में मम्मी लोग बोलती थी गर्मी के समय में ब्लैक कपड़ा पहनकर न निकलो बाहर, क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो पूरे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे बॉडी में, तो हमें गर्मी उससे ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्बिटी 100% होता है। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है वो है 41। 41 कहता है द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 सेकंड देखिएगा समझिएगा। 40 सेकंड बोलता है कि इफ रेडिएंट एनर्जी, डिस्प्ले हो रहा होगा, इफ रेडिएंट एनर्जी EB emitted by a black surface strikes the non-black surface and if non-black surface has absorptivity is equal to alpha then it will absorb how much radiation। देखिए समझते हैं, हमारे पास दो बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है और एक ग्रे बॉडी है। ग्रे बॉडी कौन सा बॉडी होता है? जिसका इमिसिविटी कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। ये सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बोलता है क्या कि रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, इससे जो एनर्जी रेडिएट जो इमिट कर रहा है और ग्रे बॉडी पर इंसिडेंट कर रहा है उसका वैल्यू क्या है EB। ठीक है, बोलता है कि इफ नॉन ब्लैक सरफेस हैज अ एब्जॉर्बिटी ऑफ अल्फा, इसका जो एब्जॉर्बिटी है वो क्या है हमारा अल्फा, देन इट विल एब्जॉर्ब हाउ मच रेडिएशन। देखिए एब्जॉर्बिटी क्या होता है? एब्जॉर्बिटी का फॉर्मूला होता है रेडिएशन
एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई रेडिएशन इंसिडेंट। इसे कहीं कहीं इररेडिएशन भी कहते हैं, इररेडिएशन, IRRADIATION। तो क्या हो जाएगा इसमें, रेडिएशन एब्जॉर्ब हमें निकालने का रहा, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू ईबी, क्योंकि रेडिएशन इंसिडेंट तो ईबी ही कर रहा है, तो अल्फा इंटू ईबी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए 42 का हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 बोलता है ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। बहुत आसान है, ऑटो साइकिल हम लोग कहते हैं पेट्रोल साइकिल को, पेट्रोल में स्पार्क प्लग होता है, तो क्या हो जाएगा ऑटो साइकिल द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन। अगर डीजल साइकिल होता तो डीजल में स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें कंप्रेशन से जलता है, तो क्या हो जाता है हमारा वो कंप्रेशन इग्निशन। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है 44 में क्या बोलता है, हाउ इज हीट एडेड इन अ डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल का अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो डीजल साइकिल क्या होता है, पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो कुछ इस प्रकार होता है डीजल साइकिल का डायग्राम। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारा 1 4 2 3 1 2 3 4 1 to 2 क्या होता है कंप्रेशन, 2 to 3 क्या होता है हीट एडिशन, 3 to 4 क्या होता है हमारा एक्सपेंशन, और 4 to 1 क्या होता है एग्जॉस्ट। तो हीट एडिशन जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर, ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें ऑटो क्या, हाउ इज द हीट एडेड इन द डीजल साइकिल, कैसे हो जाएगा रिवर्सिबली एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा इसमें ए। नेक्स्ट बोलता है हमारा 45 क्या बोलता है कि विच टाइप ऑफ टरबाइन इज अ फ्रांसिस टरबाइन। देखिए पेल्टन टरबाइन क्या था हमारा, पेल्टन टरबाइन हमारा था क्या इंपल्स टरबाइन, आया उस जो भी था पानी के पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, झटका मारा, ब्लेड घुमा चला गया। लेकिन फ्रांसिस और कैप्लन में क्या होता था, पानी आता था उसमें नोजल यूज नहीं करते थे, नोजल यूज नहीं करते तो वेलोसिटी जीरो होता था, वो पानी स्टोर होता था, वो वाटर क्या करता था पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता था, और प्रेशर एनर्जी को रिएक्शन देता था, और रिएक्शन से टरबाइन का ब्लेड मूव करता था। तो क्या है ये रिएक्शन टरबाइन है। तो 45 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 46 में आइए, बोलता है क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम। देखिए पंप है, पंप क्या करेगा, पंप का काम होता है पानी को लोअर पोटेंशियल से अपर पोटेंशियल पर ले जाना, ये पंप का काम होता है। टरबाइन का काम क्या होता है, पानी के अपर पोटेंशियल को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, उसे लोअर पोटेंशियल में डालना। तो पंप और टरबाइन में ये अंतर है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एनर्जी को ट्रांसफर कहां से करता है, देखिए पानी का है लोअर पोटेंशियल पर, उसे क्या क्या अपर पोटेंशियल में भेजा, तो एनर्जी कहां से आया, वो जो रोटर मूव किया, तो रोटर अपना एनर्जी, रोटर कैसे मूव किया इलेक्ट्रिसिटी से, जो इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी था रोटर उसको किसको दे दिया फ्लूइड को, और फ्लूइड कहां चला गया ऊपर। तो क्या हो जाएगा आंसर, एनर्जी ट्रांसफर कहां होता है रोटर से फ्लूइड में, फ्लूइड से रोटर में नहीं होता है। अगर टरबाइन होता तो फ्लूइड से रोटर में जाता, ये क्या है पंप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रोटर टू फ्लूइड। तो 46 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 क्या बोलता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करता है पानी को घुमाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, पानी हो पेट्रोल हो, जो हमारे गाड़ी जो हमारा आता आजकल न्यू जो बाइक आ रहा है BS6 उसमें क्या हो रहा है, उसमें अब कार्बोरेटर नहीं है, उसमें क्या हमारा आ रहा है इंजेक्टर आ रहा है। तो इंजेक्टर क्या कर रहा है, पेट्रोल को वही काम कर रहा है जो मोटर को पंप पानी को मोटर करता है। तो क्या है सब पेट्रोल हो पानी हो सब क्या है फ्लूइड है। तो क्या कहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। तो 47 का क्या हो जाएगा डी। आइए 48 और लास्ट है मैकेनिकल का क्वेश्चन, देन आपका 2 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। 48 में बोलता है इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम। कहां से आता है एनर्जी सेंट्रीफ्यूगल पंप में, मैंने 46 में क्या बोला कि ट्रांसफर कहां होता है रोटर से फ्लूइड में, तो एनर्जी तो रोटर से ही आ रहा है, रोटर क्या है मोटर में लगा हुआ है। तो बोलता है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम फ्रॉम इंजन मोटर। तो क्या हो जाएगा 48 का। ठीक, तो होप आप इस चीज को समझे होगे। वीडियो में अगर कहीं आपको डाउट लगे
यहाँ सर वीडियो में थोड़ा सा ये एरर है, तो आप मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट कर सकते हो फेसबुक इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। हमारा कोचिंग का जो नंबर है वो है 7277084298। जो भी हो, डाउट हो, सजेशन हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप इस पर पोस्ट करिए। कुछ भी पूछना है आप इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। आपके जो कमेंट है उसको तहे दिल से वेलकम किया जाएगा और उस पर जो भी हमारा कमेंट होगा या जो भी हमारा उस पर राय होगा, कंक्लूजन होगा, जो भी डिसीजन होगा या फिर आपका डिसीजन होगा, उस पर हम लोग मिलकर काम करेंगे और उसको सुधार करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू, गुड बाय।